डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न। ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। आरएसएस बीजेपी पर राहुल गांधी बोले, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले। वक्फ कानून पर नहीं थम रहा विवाद। ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू करेंगे कानून। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है। चीन और अमेरिका के बीच जारी है टैरिफ वॉर। चीन से बहुत सारी चीजें वहां पर जाती हैं अमेरिका में, और उन्होंने तो अब ट्रंप ने 50% और टैरिफ चीन पर लगा दिया है। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। ममता बोली, गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं। बीजेपी ने कहा, फर्जी हिंदू। नौसेना की हिंद महासागर में बढ़ेगी क्षमता। 64,000 करोड़ में फ्रांस से 26 मरीन राफेल खरीदेगा भारत। मोदी सरकार ने लगाई मुहर। चीन ने अमेरिका पर 84% जवाबी टैरिफ लगाया। कल से लागू होगा नया टैरिफ। अमेरिका के 104% टैरिफ के बाद उठाया ये कदम। और दिल्ली से बैंकॉक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर हुई शर्मनाक घटना। एक पैसेंजर ने बगल वाले पैसेंजर पर किया पेशाब। मंत्री बोले, एक्शन लेंगे। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन तक चले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी ने न्याय पथ नाम से व्यापक प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रस्ताव कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने रखा। पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इसका अनुमोदन किया और ध्वनिमत से इसे पारित किया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि बीजेपी की बांटने वाली नीति से देश आजाद होना चाहता है और अब भारत जोड़ो की तरफ कांग्रेस ही देश को आगे बढ़ा सकती है। पूरी जानकारी के साथ हैं अंशिता। 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस पार्टी का कोई राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व उस राज्य में दांव पर लगा हो, जबकि एक समय यह राज्य कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मीद जताई कि जल्द ही फिर कांग्रेस उसी हालत में आने वाली है। हम हमेशा गरीबों के साथ है, माइनॉरिटीज के साथ है, बैकवर्ड्स के साथ है, अछूत के साथ है, दलित के साथ है, और जो भी गरीब है, किसी कौम का हो, किसी जाति का हो, ऊपर जाति का हो, नीचे सबको भला करने के लिए, उसके समस्या को हल करने के लिए कांग्रेस खड़ी है, वो आगे रहेगी तुम्हारे साथ। खड़गे ने चुनाव आयोग और ईवीएम का जिक्र भी किया और सीधे तौर पर कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, न कि ईवीएम से। अधिवेशन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वक्फ कानून पर कहा कि ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला है। ये सच है। आज जो भी कहें, उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा कहती है कि ये देश हर जात का, हर धर्म का है, हर भाषा का है। इस देश की संस्थाएं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस किसी एक संगठन के नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है, इस देश की जनता के हैं और इस देश की जनता को उन इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। ये लड़ाई चल रही है। इससे पहले मंगलवार को अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जो 4 घंटे तक चली। आज दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हुआ, जिसमें देश भर से 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन की थीम थी न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने बैठक में पारित प्रस्तावों और मुद्दों की जानकारी दी। आजादी का आंदोलन भी गुजरात से ही इसको पेट्रोल मिलता था और देश को अब फिर से नई दिशा दिखाएगा गुजरात, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। इसीलिए गुजरात में कांग्रेस पिछले 3 दशक से सत्ता में नहीं है।
विधानसभा में इस समय वो अपने प्रदर्शन के सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन गुजरात में पार्टी को मजबूत करने और 2027 में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ पार्टी ने इस अधिवेशन को यहां करने का फैसला किया था। पार्टी इसमें कितनी कामयाब होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिन मुद्दों पर उसने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है वो केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब बात वक्फ संशोधन कानून की, जिसे लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार ने कानून लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी, तो दूसरी ओर जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि यहां ये कानून लागू नहीं होगा, और उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज लगातार तीसरे दिन भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने को लेकर विवाद होता रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर 15-16 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। पूरे ब्यौरे के साथ हैं आराधना। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। कोलकाता में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि वो अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगी। हमारा उद्देश्य है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा, कमजोरी पड़ जाएगा, इकोनॉमी कमजोरी पड़ जाएगा, और यूनाइटेड रहने से देश आगे बढ़ेगा। मंगलवार को मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। प्रदर्शनकारी सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं वक्फ कानून पर ममता बनर्जी के बयान की बीजेपी ने आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार कहते हैं कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है। और पश्चिम बंगाल के हिंदू इसलिए एकत्रित हो रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के हिंदू एक भी वोट नहीं देंगे। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को भी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। वहीं बीजेपी विधायक वक्फ बिल के समर्थन में है। कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा चुकी है, जिस पर जल्दी ही सुनवाई होगी। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। कई देश जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। चीन पर अमेरिका ने 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, यानी अब चीन पर कुल 104% टैरिफ हो गया है। ये टैरिफ आज से लागू हो गया है। चीन ने भी रुख कड़ा करते हुए ट्रंप पर धमकाने का आरोप लगाया है और अमेरिका पर लगाए गए जवाबी टैरिफ को वापस लेने से इनकार कर दिया है। चीन में सरकारी प्रतिक्रिया तो बेहद सख्त है ही, लेकिन वहां का मीडिया इस टैरिफ वॉर को किस तरह से देख रहा है और आम लोगों में इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया है, यही जानने के लिए मैंने बात की बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे से। देखिए, जब से ट्रंप दोबारा सत्ता में आए हैं, उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं या टैरिफ जो शुरू किया है उन्होंने लगातार सभी देशों पर, को लेकर चीन में खासी प्रतिक्रिया है। चीन के अखबार हों, चीन का सोशल मीडिया हो, उसको लेकर ट्रंप से बहुत नाराज हैं यहाँ पर लोग। और जिस तरह का माहौल, अनिश्चितता का माहौल एकदम से लग रहा है। चीन के जो शेयर बाजार हैं उनमें भी बहुत गिरावट अभी हाल में देखी गई है। तो लोगों को इस बात की चिंता है कि उनका बिजनेस का नुकसान हो सकता है। लोग
परेशान हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि चीन, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। चीन से बहुत सारी चीजें वहां पर जाती हैं अमेरिका में, और उन्होंने तो अब ट्रंप ने 50% और टैरिफ चीन पर लगा दिया है। तो चीन में खास तौर पर इसको लेकर बेहद नाखुशी है। लोग इसे एक तरह से टैरिफ वॉर जो हम कर रहे हैं, व्यापारिक युद्ध यहाँ पर मान रहे हैं लोग, और कह रहे हैं कि इससे रिश्ते और खराब होंगे, विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। तो इसको लेकर समीर भाई यही माहौल है कि एकदम से लोगों में लग रहा है कि कहीं मंदी फिर से न आ जाए। जिस तरह से कोविड-19 महामारी के दौरान हमने माहौल पूरा देखा, और इसके बाद बड़ी मुश्किल से थोड़ा वैश्विक अर्थव्यवस्था उबर रही थी, या फिर चीन में भी स्थिति अर्थव्यवस्था की उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जो निवेशक हैं, जो लोग हैं, उपभोक्ता हैं, उन सबको इस बात का डर का माहौल व्याप्त है कि जो अमेरिका जो कदम उठा रहा है, खास तौर पर चीन को तो उसने बहुत निशाने पर लिया है। अब 100% से भी ज्यादा उनका टैरिफ जो हो गया है, अगर ये लागू आज से हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल स्थिति है लोगों के लिए। ये बिल्कुल मुश्किल स्थिति तो है ही। अगर ये जानना चाहें कि वहाँ के जो अखबार हैं अनिल जी, वो इसको किस तरीके से लिख रहे हैं। टैरिफ वॉर है, जाहिर सी बात है कि इसमें, और चाइना में ज्यादातर अखबार जो सरकार कहती है वही बातें लिखते हैं। वो लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या इसका इम्पैक्ट चाइना पर ही देख रहे हैं, या फिर इसको जिस तरह से ये पूरा एशियाई देशों पर है, या एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं? जो मंदी की आपने चर्चा की, उसको कैसे देख रहे हैं कि ये क्या पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है? जी, सबसे पहले तो जो अखबार हैं, स्थानीय अखबार, वो जाहिर सी बात है कि स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं, तो उनको इस बात की चिंता तो है ही कि चीन को नुकसान होगा इससे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि चीन एक बड़ी महाशक्ति है, चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अगर अमेरिका इस पर टैरिफ लगाता है तो जाहिर सी बात है उसको भी नुकसान होगा, और उसको भी इसको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अमेरिकन उपभोक्ताओं को ये सब माहौल देखना पड़ेगा, और खास तौर पर जो अमेरिकी बिजनेस करने वाली कम्युनिटी यहाँ पर है, उसके हवाले से भी चीन के अखबार लिख रहे हैं कि वे नहीं चाहते हैं कि ट्रंप इस तरह के टैरिफ चीन के प्रति लगाएं, क्योंकि इससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिकी चीन में काम कर रही हैं उनको भी बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि चीन भी टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो माहौल है बेहद गर्म है। लेकिन चीन के अखबार जो सरकार की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि चीन बिल्कुल नहीं झुकेगा, और चीन भी पूरे आखिरी दम तक लड़ता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ वॉर ट्रंप ने शुरू किया है वो एक अच्छी बात नहीं है। और हाँ, एक बात और है कि वैश्विक परिदृश्य में अगर हम बात करते हैं, या फिर एशिया की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी जाहिर किया है कि जो अन्य देशों में किस तरह का माहौल है, अन्य देश अमेरिका से किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ग्लोबल साउथ है उनको एक आना चाहिए, भारत और चीन को एक होना चाहिए। इस तरह की बातें भी यहाँ पर सुनने में आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से दादागिरी दिखा रहा है, अखबारों का कहना है, तो उसको सहा नहीं जा सकता है। एक और आखिरी सवाल अनिल जी, की जिस तरह से चाइना ने तो बहुत ही जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है, उसमें भारत को लेकर वहां के अखबारों में किस तरह की बात कही जा रही है? ये जैसे आपने बताया कि चाइना और भारत को मिलकर रिएक्ट करना चाहिए, तो किस उम्मीद से भारत को देखा जा रहा है, और भारत की रिएक्शन अभी तक जिस तरह की रही है उसको कैसे वहां पे देखा जा रहा है? जी देखिए, भारत को लेकर बात यह है कि चीन अक्सर मानता रहा है कि अमेरिका जो है भारत का दोस्त है, और दोस्त के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जो टैरिफ भारत पर भी लगाए हैं 26% के, तो उससे एक अच्छा संदेश नहीं गया है। तो चीन को ये लग रहा है कि अमेरिका जो है अपने फो एंड फ्रेंड्स किसी को नहीं छोड़ रहा है। तो उनको ये लगता है कि भारत और चीन के लिए ये मौका है, जब हम बार बार करते हैं एशिया की सदी की बात होती है, और पश्चिम का जो वर्चस्व है अगर उसको आपने चुनौती देनी है, या WTO में जो प्रतिनिधित्व कम होने की बात है, अगर भारत और चीन साथ आते हैं तो इससे जाहिर सी बात है दोनों को लाभ होगा, क्योंकि अमेरिका जो है भारत को भी नहीं छोड़ रहा है। हालांकि भारत पर चीन के मुकाबले टैरिफ कम है, लेकिन भारत को भी नुकसान इससे होने वाला है। ये थे बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे। इस बीच अमेरिका फार्मा सेक्टर में भी टैरिफ बढ़ाने वाला है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। मंगलवार का दिन महेंद्र सिंह धोनी के लिए बेहद खास रहा।
चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए मुकाबले में भले ही उनकी टीम को जीत ना नसीब हुई हो, लेकिन इस मैच में धोनी ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बतौर विकेटकीपर और बल्लेबाज उन्होंने अपनी काबिलियत से सभी को प्रभावित किया। इस मुकाबले में धोनी ने आईपीएल के इतिहास में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा 150 कैच पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया, जो उनके शानदार करियर का एक और सुनहरा अध्याय है। मैच के दौरान धोनी ने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर नहल वडेरा का कैच लपकते ही ये उपलब्धि हासिल की। इस कैच के साथ ही उनके आईपीएल करियर में कैचों की संख्या 150 हो गई, जिसके साथ ही वो इस लीग में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले पहले विकेटकीपर बन गए। धोनी के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी दिनेश कार्तिक हैं, जिन्होंने 137 कैच पकड़े हैं। इसी लिस्ट में तीसरे स्थान पर रिद्धिमान साहा हैं, जिन्होंने 87 कैच पकड़े हैं और अब क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत हैं, जिनके नाम 76 कैच दर्ज हैं, जबकि क्विंटन डिकॉक 66 कैच के साथ 5वें स्थान पर हैं। विकेट कीपिंग के अलावा धोनी ने बल्लेबाजी में भी अपनी छाप छोड़ी। इस मैच में वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे, जो उनके लिए असामान्य था, क्योंकि वो आमतौर पर नंबर 7, 8 या 9 पर खेलते हुए नजर आते हैं। इस बार प्रमोट होने के बाद उन्होंने 12 गेंदों में 27 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 3 शानदार छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 225 का रहा। हालांकि उनकी ये पारी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि वो बाद में आउट हो गए और चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। फिर भी इस प्रदर्शन ने आलोचकों को करारा जवाब दिया, जो उनकी बल्लेबाजी स्थिति और फॉर्म पर सवाल उठाते रहे हैं। धोनी का यह प्रदर्शन उनके अनुभव और खेल के प्रति जुनून का प्रतीक है। एक ओर जहां उन्होंने विकेट के पीछे अपनी कुशलता से रिकॉर्ड बनाया, वहीं दूसरी तरफ बल्ले से भी उन्होंने अपना दम दिखाया। भले ही टीम हार गई हो, लेकिन धोनी के प्रशंसकों के लिए ये मैच यादगार रहा। उनके इस रिकॉर्ड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र और आलोचनाओं के बावजूद वो अब भी खेल के महारथी हैं। आईपीएल में उनका ये योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट। आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे महान यात्रियों और यात्रा के इतिहासकारों में से एक महापंडित राहुल सांकृत्यायन की आज जयंती है। घुमक्कड़ शास्त्र से लेकर वोल्गा से गंगा जैसी चर्चित किताबें और तमाम ग्रंथ लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन को याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। आज YouTube के इस दौर में ट्रैवल व्लॉग्स का जमाना आ गया है। बस से लेकर हवाई जहाज तक और अपने निजी वाहनों से लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, वहाँ की संस्कृति, खान पान, रहन सहन पर वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 125 साल पहले जब पंडित राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी शुरू की थी और देश दुनिया की तमाम संस्कृतियों और इतिहास को तलाशा था, तब न तो सड़कें थीं, न आने जाने का कोई सुलभ साधन। 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पंदहा गांव में जब वो पैदा हुए तो उनका नाम रखा गया केदारनाथ सांकृत्यायन। सांकृत्य उनका गोत्र था। 1907 में 8वीं तक पढ़ाई की, जिसे तब मिडिल कहा जाता था। फिर बौद्ध धर्म में आस्था के कारण अपना नाम कर लिया राहुल। 13 साल के थे तभी से उनकी घुमक्कड़ी का जो दौर शुरू हुआ वो रुका नहीं। ज्यादातर यात्राएं उन्होंने पैदल की और जहां भी गए वहां के इतिहास और संस्कृति के ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने साथ खच्चरों पर लाद कर भारत लेकर आ गए। राहुल जी ने तिब्बत, श्रीलंका, चीन, जापान समेत कई देशों की यात्रा की और बौद्ध दर्शन से लेकर मार्क्सवाद तक का अध्ययन किया। 30 से ज्यादा भाषाएं सीखी और जो विपुल साहित्य रचा वह हिंदी साहित्य के लिए धरोहर है। वोल्गा से गंगा, मध्य भारत का इतिहास, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने समेत उनकी सैकड़ों रचनाएं आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान और पद्म भूषण जैसे सम्मान भी मिले। 70 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में उनका निधन हो गया। बेशक आज की पीढ़ी को राहुल सांकृत्यायन को जरूर पढ़ना चाहिए। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।